Mama. Good evening, Jasdeep. Good evening. Adhirat, are you there? Hi, Drishti. आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे. गुड इवनिंग दृष्टि, गुड इवनिंग विशिष्ट. कहाँ है भाई बाकी लोग? आज 15 को पाइथन है ना आपका? आज है 7. आज हम इसका यूनिट 3 करेंगे. 8 कल भी यूनिट 3 करेंगे. फिर आर्किटेक्चर को रख देंगे साइड पे. 9-10 को हम वेब करेंगे. 11, 12, 13, 14, 9, 10, 11 को हम वेब करेंगे. और फिर जब पाइथन का पेपर होगा उससे पहले सिर्फ पाइथन करेंगे. पहले 2 यूनिट्स हमने रिवाइज कर लिए थे. 2 यूनिट्स हमें रिवाइज करके फिर PYQs करने हैं. हाँ, तो कल आर्किटेक्चर एक बार और करके फिर उसके बाद हम वेब ही करेंगे. ठीक है. 9, 10, 11, 9, 10, 11 तीनों दिन वी विल बी डूइंग वेब एंड वील ट्राई टू हैव लॉन्गर क्लासेस. या कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं फ्यू से. आर्किटेक्चर में कितनी छुट्टी है? एक ही है. 19th को आर्किटेक्चर है. ठीक है, कल दोनों रख लेते हैं. कल वेब भी कर लेते हैं और आर्किटेक्चर भी कर लेते हैं. एक ही की छुट्टी है. मतलब 15 को पेपर, 16 छुट्टी, 17 को पेपर, 18 को छुट्टी, 19 को पेपर.
देखो अभी आप 2 ही जने प्रेजेंट हो, तो आप मुझे बताओ 8th चैप्टर में से आपको कौन सा टॉपिक चाहिए? विच टॉपिक यू वांट, क्योंकि मैं एक बार पहले भी करा चुकी हूँ, मैंने जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी कराया, दृष्टि ने उस दिन क्वेश्चन पूछा था, हमने यही एक्सप्लेन किया था। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, एड्रेसिंग मोड्स। टेल मी विच टॉपिक यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू। तो ये सीपीयू में मेन आपके पास क्या है कि सीपीयू के पार्ट्स हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, ये जो डायग्राम है दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ये बेसिकली बताता है आपके पास कि नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। तो उस इंस्ट्रक्शन के लिए ये कंट्रोल वर्ड यूज हो सकता है। कंट्रोल वर्ड में एक तो ऑपरेशन कोड होता है और 3 आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। 2 वेरिएबल्स जिन पे आपने काम करना है, ऑपरेंड्स, और तीसरा होता है जिसमें रिजल्ट स्टोर होगा। सो 2 तो आप वेरिएबल चूज करते हो कि किसके ऊपर काम करना है, तीसरा कहाँ पे स्टोर होना है, और फिर होता है ऑपरेशन कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है। मल्टीप्लेक्सर का पर्पस क्या होता है? आउट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस कोई एक सिलेक्ट होती है। ठीक है, यही काम होता है ना मल्टीप्लेक्सर का। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हैं, वही तो एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका क्या कर रहा है? ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है एज पर द गिवन कंट्रोल वर्ड। ठीक है, सेल ए 3 बिट्स का है, सेल बी 3 बिट्स का है, तो 3 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कितने होते हैं? 8, है ना। सो वी हैव 8 कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 बिट्स, मतलब सिलेक्शन ए जो है वो आपकी 3 बिट्स का है, तो वो 8 में से किसी एक वैल्यू को चूज कर सकता है। सेल बी 3 बिट्स का है, वो भी 8 में से किसी एक वैल्यू को चूज कर सकता है। सो इट कैन चूज एनी वन वैल्यू आउट ऑफ द गिवन 8 वैल्यूज। तो यहां पर देखो आपके पास 7 रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, और एक है फ्रेश इनपुट। तो आपके पास 8 क्या हुए कि अगर सिलेक्शन इनपुट 000 है तो वो यूजर से जो इनपुट आ रहा है उसको लेगा। अगर 001 है तो रजिस्टर 1 की वैल्यू आएगी, अगर 010 है तो रजिस्टर 2 की वैल्यू आएगी, सिमिलर वे 011 है तो रजिस्टर 3 की वैल्यू आएगी। तो विद द हेल्प ऑफ सेल ए ये डिसाइड होता है कि पहला रजिस्टर कौन सा है जिसपे काम करना है, विद द हेल्प ऑफ सेल बी ये डिसाइड होता है कि दूसरा रजिस्टर कौन सा है जिसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो सेल ए और सेल बी जो कि 3 बिट्स के हैं, वो आपको ऑपरेंड्स सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। सो वी आर सिलेक्टिंग दी ऑपरेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल ए एंड सेल बी जिनके ऊपर काम होना है। ठीक है, अब वो जो भी काम होगा, जो भी आपका रिजल्ट होगा, दैट हैज टू बी स्टोर्ड इन वन ऑफ द रजिस्टर्स। ठीक है, तो जो 2 वैल्यूज हैं वो आपकी सिलेक्ट होकर ए वाली बस से आ गई एएलयू में, बी वाली बस से वैल्यू आ गई इसमें। नाउ आई हैव गॉट 2 वैल्यूज। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अब उसके ऊपर काम करेगा। कैसे काम करेगा वो डिपेंड करेगा ओपीआर के ऊपर। ऑपरेशन कोड मेरा 5 बिट का है, तो कितने पॉसिबल ऑपरेशंस होंगे? If you have 5-bit operation code, that means how many operations it support? हाँ, तो 5 बिट्स का ओपीआर है तो कितने ऑपरेशन सपोर्ट करेगा? इट विल सपोर्ट 32। सो 32 में से कोई एक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा, फिर ये जो लाइन आउटपुट की जा रही है इसको आप देखोगे ये वापस सारे रजिस्टर्स में जा रही है। सो दिस आउटपुट लाइन इज गोइंग बैक इनटू ऑल द रजिस्टर्स, लेकिन यहाँ पर एक डिकोडर है 3/8 साइज का जिसमें सेल डी जा रहा है, और इस डिकोडर का जो आउटपुट होगा वो इन रजिस्टर्स में एज अ लोड जा रहा है। अब आपने रजिस्टर विद पैरेलल लोड किया था, तो जिसका लोड 1 होता है सिर्फ उसी रजिस्टर में डेटा कॉपी होता है, जिसका लोड ऑफ होता है उसमें डेटा कॉपी नहीं होता। तो ये डेटा जा तो सारे रजिस्टर में रहा है, लेकिन लोड तो किसी एक का ही ऑन होगा, क्योंकि डिकोडर का मतलब यही है कि डिकोडर के जितने आउटपुट होते हैं उसमें से कोई एक ही 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। सो ये जो डिकोडर आपको देगा 7 आउटपुट, 8 होते हैं मैक्सिमम, हम यहाँ 7 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें से कोई एक ही 1 होगा, बाकी के 0 होंगे। दैट मीन्स इनमें से किसी एक रजिस्टर का ही लोड इनपुट 1 होगा, बाकी का 0 होगा। तो ये यहाँ पर आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस डायग्राम। सो ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में
आप 2 रजिस्टर से वैल्यू उठाकर ऑपरेशन परफॉर्म करके जो रिजल्ट है उसको कहीं पर स्टोर करते हो, ठीक है. सो इट इज बेसिकली स्टोरिंग दैट. So that is general register organization and that is how your control word works. तो यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल है वो 9 + 15 14 बिट्स का है. तो ये डिपेंड करेगा सिस्टम टू सिस्टम कि आपका जो कंट्रोल वर्ड है वो कितने बिट्स का है, ठीक है. तो यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है. सो अगर आपको परफॉर्म करना है R1 = R2 + R3, तो मक्स ए का सिलेक्टर क्या होगा, जो R2 को सिलेक्ट करे मतलब 0 1 0, R3 के लिए होगा 0 1 1. स्टोर कहाँ कर रहे हो, R1 में, तो 0 0 1. और ऐड का जो भी कोड होगा वो हमें वहां पर OPR में देना पड़ेगा. इसमें आपको ये डायग्राम आ सकता है या फिर आपको ऐसे भी आ सकता है कि इस कंट्रोल वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है. तो देखो सेल ए, सेल बी, सेल डी तो बहुत इजी है, वो तो नंबर से निकल जाता है, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन से आपको पता चल जाएगा, ठीक है. या ये भी आ सकता है व्हाट इज अ कंट्रोल वर्ड, शॉर्ट नोट में. तो कंट्रोल वर्ड आपको एक्सप्लेन करना होगा. ये जो OPR होते हैं ये सारे आपको ऐसे लर्न नहीं करने, आप अपनी तरफ से कुछ भी इनका कोड कर सकते हो. ऑपरेशंस आपको पता होना चाहिए मेन कौन कौन से होते हैं, बट ये कोड आप एक्सप्लेन करते हुए अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो. अब उसमें कई बार ऐसे भी आ जाता है कि आपको कुछ ऑपरेशन कोड्स दिए होंगे और फिर न्यूमेरिकल में पूछ लेंगे कि R1 = R2 - R3 है, इसका कंट्रोल वर्ड लिख के दिखाओ. तो इसका कंट्रोल वर्ड कैसे लिख के दिखाओगे, कंट्रोल वर्ड में सबसे पहले क्या होता है, सेल ए, सेल बी, फिर सेल डी और फिर OPR, है ना. तो सेल ए, सेल बी, सेल डी. तो सेल ए ये होगा, सेल बी ये होगा, सेल डी ये होगा और फिर आपको उसका ऑपरेशन देना, दैट विल बिकम द कंट्रोल वर्ड, ठीक है. ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमें दे रखे हैं माइक्रो ऑपरेशंस के. अगर R1 R2 - R3 है तो उसका कंट्रोल वर्ड ये बनेगा, अगर ये ऑपरेशन है तो कंट्रोल वर्ड ये बनेगा. सो लाइकवाइज यू कैन गेट अ क्वेश्चन. Yes. समझ आई ये चीज, यहां तक क्लियर है सबको. Look at this. I wrote a song for you. क्लियर है. स्टैक ऑर्गेनाइजेशन करें आगे. अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन. स्टैक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीज है जो आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ा है, वही चीज है स्टैक का मतलब यहाँ पर. सो स्टैक क्या होता है, एक ऐसा, हाँ, और कंट्रोल वर्ड में आप एज्यूम कर सकते हो, आप लिख सकते हो एज्यूमिंग दिस इज द कोड फॉर एडिशन, एज्यूमिंग दिस इज द कोड फॉर दिस. 5 बिट का कोड लिखना है, वो कोई सा भी कोड लिख लो और फिर बोल दो कि हमने एज्यूम किया है कि ये इसका कोड है, तो आप अपना कंट्रोल वर्ड पूरा कर सकते हो. Stack is an abstract data type which has 2 operations on it, that is LIFO, last in first out. जो सबसे एंड में इंसर्ट होता है वो सबसे पहले डिलीट होता है. No, doesn't guess this, but he doesn't. What's the question? पुश का मतलब इंसर्ट अ वैल्यू एट द टॉप ऑफ द स्टैक, पॉप का मतलब डिलीट अ वैल्यू फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक.
अब इसमें आपको दो तरह से स्टैक इम्प्लीमेंटेशन बताई गई है, एक रजिस्टर्स को यूज करके और एक रैम को यूज करके। ठीक है, ये जो रजिस्टर स्टैक का एग्जाम्पल है, इसमें दे आर टेकिंग 64 रजिस्टर्स का सेट। अगर 64 रजिस्टर्स का सेट आप ले रहे हो तो एक रजिस्टर को रेफर करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए होंगे? सो स्टैक का मतलब तो यहाँ पे वही है जो हर जगह स्टैक का मतलब होता है, दैट इज इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर यू इंसर्ट एट द टॉप एंड यू डिलीट फ्रॉम द टॉप। इट्स बेस्ड ऑन लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। जैसे हमने बात की कि हम जब फंक्शन कॉल्स करते हैं तो रिटर्निंग एड्रेस स्टैक में स्टोर होते हैं, जो फंक्शन सबसे आखिर में कॉल होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होके खत्म होता है, फिर उससे पीछे वाला, फिर उससे पीछे वाला। ठीक है, एंड वी नीड टू कीप अ ट्रैक कि आपका टॉप मोस्ट पोजिशन स्टैक की कौन सी है। उसमें ये चीज बहुत मैटर करती है कि हम यहाँ पर स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। तो दो तरीके से स्टैक इम्प्लीमेंट हो सकता है, यूजिंग योर रैम और यूजिंग अ सेट ऑफ रजिस्टर्स। सो अगर हम रजिस्टर से स्टैक की बात करें तो स्टैक कैन बी प्लेस्ड इन अ पोर्शन of a large memory or it can be organized as a collection of finite number of memory words or registers. तो जैसे अगर हम 64 registers लेते हैं स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो 8 बिट्स, 8 नहीं 6 बिट्स, हाँ ठीक है, 6 बिट्स चाहिए होंगी टू आइडेंटिफाई वन ऑफ द 64 रजिस्टर्स, क्योंकि 2 raised to the power 6 64 होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई जो आपका स्टैक पॉइंटर होगा वो 6 बिट्स लंबा होगा। इसके अलावा हम यहाँ पर एक फ्लैग या फ्लिप फ्लॉप कह लो ले रहे हैं, फुल एंड एम्प्टी डेटा रजिस्टर है जिसमें वो डेटा आएगा जिसको हम पुश करेंगे या फिर जो हम पॉप करेंगे वो डीआर के अंदर आएगा। सो स्टैक पॉइंटर विल होल्ड टॉप मोस्ट वैल्यूज इंडेक्स ओवर हियर। फुल इनिशियली 0 होगा, एम्प्टी इनिशियली 1 होगा क्योंकि स्टैक खाली है। जैसे ही कोई वैल्यू इसमें इंसर्ट होती है एम्प्टी भी 0 हो जाएगा, फुल भी 0 है, तो अब फुल 1 तब होगा जब पूरा स्टैक भर जाएगा। ठीक है, और ये डेटा रजिस्टर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली पुश का कोड क्या होगा कि जहां पर भी स्टैक पॉइंटर था वो वहां से एक ऊपर चला जाए, अगर वो 3 पे था तो 4 पे हो जाए, 4 पे था तो 5 पे हो जाए, और मेमोरी में उस स्टैक पॉइंटर वाली जगह पर आपका डेटा स्टोर हो जाना चाहिए। सो इसमें हम पुश कैसे कर रहे हैं, स्टैक पॉइंटर पे इसको इंक्रीज किया और फिर इसको पुट कर दिया। एंड अगर आप एसपी पे 0 पे आ जाते हो, देखो क्योंकि पहली वैल्यू इसमें 0 पे इंसर्ट नहीं हो रही है, पहली वैल्यू इंसर्ट हो रही है 1 पे, तो जब 63 पे इंसर्ट करेंगे बाइनरी में एक ये फायदा होता है कि वो घूम के साइक्लिक ऑर्डर में नीचे आ जाता है। जैसे आपका 63 होगा, ये 63 विल बी ऑल वंस, इसमें अगर मैं 1 ऐड करती हूँ तो ये कैरी करते करते ये 1 डिस्कार्ड हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ 0। तो अगर आप घूम के वापस 0 पे आ जाते हो मतलब आपका स्टैक फुल हो गया। तो हम चेक करते हैं कि इफ एसपी इज 0 देन फुल को 1 कर दो, एम्प्टी को 0 कर दो। ठीक है, तो एम्प्टी तो 0 रहेगा ही, जब भी पुश होगा हम एम्प्टी को 0 रखेंगे, बट अगर एसपी 0 हो गया तो फुल भी आपका 1 हो जाएगा। चांसेस कम है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन सीधे पेपर में आ जाए कि एक्सप्लेन स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हाँ जी, यस, अगर आ जाएगा तो आप स्टैक की डेफिनेशन, स्टैक के ऊपर उसके ऑपरेशंस, उसकी एप्लीकेशन क्या है स्टैक की, कि फंक्शन कॉल्स में यूज होता है, रिकर्शन में यूज होता है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर्स को स्टोर करता है, एंड देन आप उसको डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो कि कितने मार्क्स का पूछा गया। ऐसे ही जब हम पॉप करेंगे तो जहां पे भी स्टैक पॉइंटर है उस वैल्यू को डीआर में डाल देंगे। सो राइट नाउ व्हाट एवर इज द टॉप मोस्ट वैल्यू वो हमने डीआर में ले ली, स्टैक पॉइंटर को एक नीचे कर दिया। अगर कम करते करते स्टैक पॉइंटर 0 पे पहुंच जाता है, जैसे अगर स्टैक पॉइंटर 5 था तो 4 हो जाएगा, 4 था तो 3 हो जाएगा, और अगर कम करते करते 0 हो गया दैट मीन्स वी विल मार्क दैट द स्टैक इज एम्प्टी। तो हम मार्क करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है, और फुल तो 0 ही रहेगा जब भी आपके पास पॉप हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। इसी चीज को रैम के थ्रू अगर बनाते हैं तो हमें यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट मार्क करनी पड़ती है, क्योंकि रैम तो बहुत सारी है। रजिस्टर्स तो आपने गिन के बना लिया कि हाँ 64 रजिस्टर्स का स्टैक ले लेते हैं, लेकिन रैम तो पूरी की पूरी है ना, बड़ी एक ही रैम है मेरे पास, और उसी रैम को मुझे एज अ स्टैक यूज करना है। सो अगर मुझे उसी रैम को एज अ स्टैक यूज करना है तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास ये रैम है जिसमें प्रोग्राम भी पड़ा है, प्रोग्राम काउंटर है जो कि बताएगा विच इज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, डेटा भी यही है, और इसी रैम के अंदर स्टैक भी है। तो यहाँ पर स्टैक पॉइंटर है विच विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द टॉप मोस्ट वैल्यू। इसी में आपको दे दिया जाएगा कि मान लो 3000 से 4000 के बीच में जो है आप स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो 3000 से 4000 के बीच में स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये बड़े एड्रेस से
छोटे एड्रेस की तरफ जाते हैं। तो स्टैक पॉइंटर इनिशियली कहाँ होता है? यहाँ। फिर जैसे ही आप इसमें पुश करोगे तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर पुश करोगे तो यहाँ। तो पुश करने पे बेसिकली एड्रेस कम हो रहा है और पॉप करने पे एड्रेस इंक्रीज हो रहा है, बस ये यहाँ उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप स्टैक पॉइंटर लोगे तो जब हम पुश करेंगे तो ये डिक्रीज होगा और फिर उस जगह पर आप वैल्यू पुट कर दोगे और पॉप में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर पुश और पॉप पे फुल और एम्प्टी की जो कंडीशंस आएंगी वो हमेशा लिमिट्स को चेक करके आएंगी। The stack limits can be checked by using two processor registers, one to hold the upper limit and one to hold the lower limit. और उन लिमिट्स को चेक करके ही हम पता कर सकते हैं कि स्टैक फुल है या स्टैक एम्प्टी है, वो अपनी लिमिट्स के अंदर है या नहीं है। So the two micro operations needed for either the push or pop are access to the memory through stack pointer and updating the stack pointer. तो चाहे आप रजिस्टर से बनाओ चाहे आप रैम से बनाओ, आपको स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को चेंज करना है और जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो पुश या पॉप, उसके अकॉर्डिंगली स्टैक पॉइंटर पे जो मेमोरी रेफरेंस है उसको चेंज करना है। दैट इज इट। ठीक है, सो a stack pointer is loaded with an initial value. The initial value must be the bottom address in case of the RAM. And जैसे जैसे हम पुश करेंगे वो ऊपर जाएगा, जैसे जैसे पॉप करोगे वो नीचे जाएगा। सो ये तो हो गया कि आपका स्टैक होता क्या है, स्टैक के ऑपरेशंस क्या होते हैं और कैसे आप स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, you've seen both ways. How do you implement with the help of registers? How do you implement with the help of RAM? फिर स्टैक की एप्लीकेशंस आ जाती हैं। स्टैक की एप्लीकेशन में आता है रिवर्स पॉलिश नोटेशन, दैट इज पोस्ट फिक्स नोटेशन। ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस जो हैं उनको रिवर्स पॉलिश नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपने बहुत ही अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा हुआ है ना। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है रिवर्स पॉलिश नोटेशन में? ठीक है, अगर है भी तो आप वीडियोस देख सकते हो, बट इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन आई कैन एक्सप्लेन ऑल्सो। एक करके दिखा देती हूँ इफ यू वांट। जैसे ये है, ठीक है, स्कैन कैसे करते हैं हम? इसमें दो कॉलम बना लेते हैं, एक स्टैक एक पोस्ट फिक्स। ब्रैकेट शुरू होगी तो स्टैक में जाएगी, ऑपरेंड आएगा तो पोस्ट फिक्स में जाएगा, प्लस आया ब्रैकेट के ऊपर प्लस आ गया, बी यहां आ जाएगा। जब ब्रैकेट बंद होती है तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो भी ऑपरेटर है उसको हम पॉप करके पोस्ट फिक्स में ले आते हैं और ये ब्रैकेट भी रिमूव हो जाती है। पोस्ट फिक्स में कभी भी ब्रैकेट्स नहीं आती। सो ए प्लस बी जो ब्रैकेट में था वो तो यहीं सॉल्व हो गया। मल्टीप्लाई आया वो स्टैक में चला जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आई वो भी स्टैक में चली जाएगी, फिर सी आया सो इट विल बी ए बी प्लस सी। फिर मल्टीप्लाई आया, नॉर्मली मल्टीप्लाई के ऊपर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता स्टैक में, बट बीच में ब्रैकेट है तो इट इज अलाउड। फिर दोबारा राउंड ब्रैकेट आ गई, वो आ जाएगी। फिर आया डी, सो इट शुड बी ए बी प्लस सी डी। फिर प्लस आया, मल्टीप्लाई के ऊपर प्लस नहीं आ सकता लेकिन बीच में ब्रैकेट है इसलिए आ सकता है। फिर ई आया तो ये बन गया ए प्लस सी डी ई। फिर ब्रैकेट क्लोज हो गई, जब ब्रैकेट क्लोज होती है तो ओपनिंग ब्रैकेट तक सब कुछ पॉप हो जाता है। सो आपके पास सी डी ई प्लस हो गया और ये ब्रैकेट भी रिमूव हो गई। फिर प्लस आया, अब प्लस मल्टीप्लाई के ऊपर नहीं आ सकता, प्लस मल्टीप्लाई के ऊपर नहीं आ सकता तो मल्टीप्लाई नीड्स टू बी टेकन आउट, तो ये सी डी ई प्लस मल्टीप्लाई हो गया। फिर एफ आया, एफ इसके पीछे आ जाएगा। अब जब ब्रैकेट क्लोज होगी तो आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस सी डी ई प्लस मल्टीप्लाई एफ प्लस, दैट इज इट। बचा स्टार, वो इसके पीछे आ जाएगा। सो दिस इज योर कन्वर्जन, सो दिस इज योर पोस्ट फिक्स। फिर हम इसको जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के केस में यूज करते हैं। ठीक है, और इवेल्युएशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी वही है कि जब ऑपरेंड आता है, जैसे ये 3 4 इंटू 5 6 इंटू प्लस है, ऑपरेंड पुश इट टू द स्टैक, operand push it to the stack, operator pop the top two values, perform the operation and push it, then you get 5 6। फिर multiply आया तो 30, फिर plus आया तो 42। so that is how it is solved। ठीक है, so ये चीज आपको आनी चाहिए। फाइन, सो स्टैक क्या होता है, इंप्लीमेंट कैसे होता है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट कैसे करते हैं और इवैल्यूएट कैसे करते हैं। दिस इज ऑल यू शुड नो अबाउट स्टैक्स। दैट इज इट फॉर स्टैक्स। इसमें कोई डाउट है किसी को? एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट और एक्सप्लेन अगेन?
विशिष्ट जो आप पूछ रहे हो मेमोरी रेफरेंस वाला, वो 5th चैप्टर में है. यू वांट टू नो दैट इंस्ट्रक्शन साइकिल से पहले जो 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस है, वो कह रहे हो आप एक्सप्लेन करने के लिए. क्योंकि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट थिंग. जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5. Fruitcake. 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 Explain memory reference instruction is the question from chapter number 5, जिसमें आपके पास 7 memory reference instructions होती हैं. ठीक है, you have 7 memory reference instructions and add, load, store, branch unconditional, branch and save return address, increment and skip if 0. So we have those memory reference instructions. हाँ, तो वो 5th चैप्टर का क्वेश्चन है, 8th चैप्टर का नहीं है. वो भी करा दूंगी अभी. ठीक है, एक बार ये फिनिश कर लेते हैं. लेट्स फिनिश विद दिस चैप्टर नंबर 8, देन आई विल टेल यू वो भी कैसे करते हैं, या वो कल कर लेंगे, बीच में मिक्स हो जाएगा फिर. सो कल हम वो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शन साइकिल्स रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, वो आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल का टॉपिक है, जिसमें मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन 7 होती है, फिर आपकी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं. सो चैप्टर नंबर 8 में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स. इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स बेसिकली ये होता है कि किस तरह से सीपीयू, किस तरह से आपका जो एएलयू है या प्रोसेसर है, जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है. ठीक है, सो जब आप एक इंस्ट्रक्शन देते हो उसको, उसमें क्या क्या होता है. एक ऑपरेशन कोड होता है दैट स्पेसिफाइड द ऑपरेशन. अभी हमने ऊपर कंट्रोल वर्ड में देखा ना कि एक ओपीआर था और फिर 3 आपके पास सेल ए, सेल बी और सेल डी थे. एड्रेस फील्ड होता है दैट डेजिग्नेट्स अ मेमोरी एड्रेस और अ प्रोसेसर रजिस्टर. अ मोड फील्ड दैट स्पेसिफाइज द वे द ऑपरेंड एंड द इफेक्टिव एड्रेस इज डिटरमिन्ड. इससे ही रिलेटेड आपका अगला टॉपिक है जिसे हम एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं. वो एक ऐसी चीज है जो पीवाईक्यू में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको दिख जाएगा. व्हाट आर द वेरियस एड्रेसिंग मोड्स. उसके ऊपर क्वेश्चन हर ऑल्टरनेटिव ईयर या हर रेगुलर ईयर में आता है. ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो आपका एड्रेसिंग मोड्स वाला होगा. ठीक है, अब ये जो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इसमें है कि हम कितने ऑपरेंड्स यूज कर रहे हैं. बेसिकली हाउ मेनी रजिस्टर्स यू आर यूजिंग इन अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन. उसी के बेसिस पे आप इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनाओगे ना, कि उसमें एक एड्रेस दे सकते हैं, या उसमें 2 एड्रेस दे सकते हैं, या उसमें 3 एड्रेस दे सकते हैं. सो ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड on some data stored in memory or processor registers. Operands residing in the memory are specified by their memory address. ठीक है, सो कितने आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं उसकी. सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन होगी कि जो भी काम कर रहे हैं वो हम सिर्फ एसी की हेल्प से ही करेंगे, एक्यूमुलेटर के थ्रू ही सब कुछ होगा. दूसरा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कितने भी रजिस्टर्स हो सकते हैं, 2 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर्स. हम यहाँ पे 2 और 3 वाला एग्जाम्पल्स देखेंगे. देन यू हैव स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कोई रजिस्टर हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, सीधे स्टैक के ऑपरेशन से काम करते हैं. इस केस में आपके पास पोस्टफिक्स नोटेशन होनी चाहिए काम करने के लिए. ये एग्जाम्पल दिखाया है, जैसे एड एक्स का मतलब क्या है कि एसी एक्यूमुलेटर के अंदर ही मेमोरी में एक्स एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को ऐड कर दो. ठीक है, और ये जो है इसका मतलब है कि R1 में R2 और R3 की वैल्यू को ऐड कर दो. एड R1 में क्या होता है, जो फर्स्ट वैल्यू है वही मेरा पहला ऑपरेंड भी हो जाता है. सो R1 में R2 ऐड कर दो. इट्स लाइक दिस. ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस निमोनिक्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से यूज करने हैं. जैसे ये एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, x इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी. दिस इज द इजीएस्ट एग्जांपल यू कैन यूज. ठीक है, अगर इसको आपने करना है, ये हमने किया भी था पिछली क्लास में जब दृष्टि ने डाउट पूछा था, है ना. सो x इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय c प्लस डी.
3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सबसे इजी होती है, सबसे छोटा प्रोग्राम बनता है। देखो अगर आपको ए और बी को ऐड करना है, आप क्या करोगे? ऐड R1, A, B। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 में मेमोरी में से A एड्रेस वाली वैल्यू और मेमोरी में से B एड्रेस वाली वैल्यू ऐड होके आ जाए। हाँ, यस वशिष्ठ, ऐसे ही ऐड R2 C, D। तो R2 में क्या आ जाएगा? M of C प्लस M of D। फिर X में स्टोर करना है मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई X R1 R2। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? M of X में R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 को स्टोर कर रहे हो। तो 3 इंस्ट्रक्शंस में आपका काम हो गया, है ना? 3 एड्रेसेस हमने एक टाइम पे यूज किए। अब हम कहते हैं कि नहीं भाई 3 एड्रेस एक साथ नहीं यूज कर सकते, 2 ही यूज कर सकते हो। तो कोड थोड़ा लंबा हो जाएगा। कोड लंबा हो जाएगा क्यों? क्योंकि एक टाइम पे आप एक काम कर सकते हो। तो आपने पहले मेमोरी में से ए को R1 में ले आए, फिर आपने मेमोरी में से बी वाली वैल्यू को रीड किया और R1 में ही ऐड कर दिया। ठीक है, सो आपने यहाँ पर इसको यहाँ स्टोर किया, फिर इसी में इसको ऐड कर दिया, फिर ऐसे ही आपने सी की वैल्यू को लोड किया, उसी में ही डी को ऐड कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके R1 में रखा और फिर R1 को X में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर हम मूव कमांड यूज कर रहे हैं एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में या मेमोरी लोकेशन में वैल्यू को मूव करने के लिए। ठीक है, वी आर यूजिंग दैट। सो ये हो गया 2 एड्रेस। 1 एड्रेस में हम एज्यूम करके चलते हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ एक्यूमुलेटर ही है और कुछ नहीं है। तो आपने पहले ए को लोड किया, उसी के अंदर बी को ऐड किया। अब अगर मुझे ये वाला ऐड करना है तो मेरे को इसको तो हटाना पड़ेगा, तो हम उसको एक टेम्परेरी लोकेशन पे स्टोर कर देते हैं, स्टोर टी। तो वो टेम्परेरी लोकेशन पे चला गया। फिर आपने सी को लोड किया, उसमें डी को ऐड किया। अब आपके एक्यूमुलेटर में सी प्लस डी है, जिसमें आपने ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है, और ए प्लस बी मेरा कहाँ है? टी में। तो मैंने उसको टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो रिजल्ट आया उसको आपने एक्स वाले एड्रेस पे स्टोर कर दिया। So that is how only one of the registers is used. हमने सिर्फ, हाँ, 2 में हम मैक्सिमम 2 रजिस्टर्स ही यूज करेंगे, 2 एड्रेसेस ही यूज करेंगे, और 1 एड्रेस में हम सिर्फ एक ही एड्रेस यूज करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर ही माना जाएगा। सो एक तो एक्यूमुलेटर हो गया, उसके अलावा एक एड्रेस आप उसके साथ और मेंशन कर सकते हो। यस विशिष्ट, और 0 एड्रेसेस फॉर योर पोस्ट फिक्स रोटेशन। ठीक है, सो दैट्स हाउ जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। कि आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन दी जा सकती है, अगर तो आपको थ्योरी में आता है इसके ऊपर क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के ऊपर, फिर तो आप अपनी मर्जी से ये वाला एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर सकते हो, दिस इज द इजीएस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन। और अगर वो आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में देते हैं कि एक एक्सप्रेशन दे दी, अब उसको बोला है कि इसको हर तरह के एड्रेस से लिख के दिखाओ, तो फिर आपको इसका कोड लिखना पड़ेगा, वहां आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई इस एक्सप्रेशन को कैसे करना है। इसकी बैक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे इसके, तो यू कैन ट्राई दोज एज वेल। जैसे अगर मैं इसकी बैक एक्सरसाइज तक जाऊं, दिस इज चैप्टर 8 ओनली। जैसे ये देखो, ये है ना, राइट अ प्रोग्राम टू इवेलुएट द अरिथमेटिक स्टेटमेंट यूजिंग अ जनरल रजिस्टर कंप्यूटर विद 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस या 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, या एक्यूमुलेटर से करो या स्टैक से करो, ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो आपको उस वे में भी आना चाहिए। ये इवेल्युएट करने को बोला है, ये कन्वर्ट बोला है, सो यू शुड बी एबल टू डू दिस वे ऑल्सो। सो इसको ट्राई करके देखना, कोई डाउट होगा तो फिर पूछना मुझसे, या आप चेक कराने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। ठीक है, सो दैट इज जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हमारे पास होते हैं, कैसे आप एक चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो, दैट इज वन थिंग। अब इसके बाद इसका इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स हमने पहले भी किया हुआ है, याद है सबको?
किसी को इसमें डाउट है या दोबारा एक्सप्लेन करूं मैं एड्रेसिंग मोड? न्यूमेरिकल करके दिखाऊं एड्रेसिंग मोड का? यू वांट मी टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल ऑफ एड्रेसिंग मोड? हमने किए थे ना, वाइवा से पहले भी किया था इसका, न्यूमेरिकल भी किया था. देखो जैसे ये क्वेश्चन है 13 वाला. द मेमोरी यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर हैज 256K words of 32 bits each. The computer has an instruction format with 4 fields: an operation code field, mode field to specify one of the 7 addressing modes, a register address field to specify one of 60 processor registers, and a memory address. Specify the instruction format and the number of bits in each field if the instruction is in one memory word. ठीक है, तो अब ये आपके पास बोल रहा है कि आपके पास 32 बिट का वर्ड है, आपको बताना है ये सब कुछ कैसे मेंटेन होगा. The computer has an instruction format with 4 fields: operation code field, mode bit 7, one of 7 addressing modes. देखो आपके पास है to specify one of 7 addressing modes. कितनी बिट्स चाहिए to identify one of the 7 addressing modes? हाँ जी, यस वशिष्ठ. नहीं, न्यूमेरिकल आप नहीं लिखोगे, न्यूमेरिकल अगर देना तो वो खुद से देंगे. 7 में से किसी एक एड्रेसिंग मोड को चूज करना है तो कितनी बिट्स चाहिए होंगी? 3 bits. 2 raised by 3 is 8. So less than equal to देखते हैं हम हमेशा, तो 3 बिट्स आपको यहाँ चाहिए होंगे. ठीक है, फिर how many bits are required to identify one out of the 60 processor registers? 60 में से किसी एक प्रोसेसर रजिस्टर को आपको आइडेंटिफाई करना है. How many bits you need? Very good. 6 bits. मेमोरी एड्रेस 256K की आपकी मेमोरी है, तो 256K का मतलब हो गया 10. 256 कितना हुआ? 8 ना. 18 बिट्स. 18 बिट्स आपका ये हो गया. बाकी बचा ऑपरेशन कोड के लिए. 3 + 6 9, 9 + 18 27. 32 बिट्स की हमारी जगह थी, तो 5 बिट्स का आपका ऑपरेशन कोड बचेगा, है ना. 5 बिट्स का ऑपरेशन कोड बचेगा. सो 8 + 10, 256 के लिए 8, K के लिए 10. सो 18 बिट्स का आपका रैम का एड्रेस हो गया. 32 बिट का वर्ड था, तो आपके पास 5 बिट्स बचे ऑपरेशन कोड के लिए. A 2-word instruction is stored in memory at an address designated by the symbol W. अब ये आपके पास मेमोरी है, ये W पे मेरी इंस्ट्रक्शन है 2 वर्ड्स की है, मतलब अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ होगी? W+2 पे. The address field of the instruction stored at W+1 is designated by the symbol Y. ये जो है ये आपका एड्रेस फील्ड है जिसमें Y stored है. The operand used during the execution of the instruction is stored at an address symbolized by Z. Z एक है आपके पास जहां पर ऑपरेंड स्टोर्ड है. An index register contains the value X. State how Z is calculated from the other addresses if the addressing mode of the instruction is direct.
देखो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पार्ट होता है वही आपका इफेक्टिव एड्रेस होता है, तो दैट मीन्स z इज इक्वल टू y। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ये जो y है यहां पर, उस y पे जो पड़ा होगा वो आपका z होगा, तो z इज इक्वल टू वैल्यू स्टोर्ड एट लोकेशन y। रिलेटिव एड्रेस में क्या होता है, रिलेटिव एड्रेस में जो आपके पीसी की वैल्यू होती है प्लस जो आपके इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पार्ट होता है। पीसी कितना है w+2 प्लस आपके एड्रेस पार्ट में क्या है y। सो रिलेटिव एड्रेस क्या हो गया w+2 प्लस y। और इंडेक्स में क्या होता है कि जो एड्रेस पार्ट में है वो इंडेक्स रजिस्टर के साथ ऐड हो जाता है, सो दैट विल बी x प्लस y। अब नंबर्स के साथ ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर्स है, ठीक है। A relative mode branch type of instruction is stored in memory at an address equivalent to 750. So branch instructions है जिसका मोड क्या है relative mode, मतलब उसका effective address कहां से आएगा PC plus the address part of the instruction. The branch is made to an address equivalent to decimal 500. So it is saying कि मेरे पास एक instruction है w+2 is PC बेटा, क्योंकि इसने बोला है कि इंस्ट्रक्शन पड़ी है W पे, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शन है वो 2 वर्ड्स की जगह ले रहा है। इंस्ट्रक्शन इज एट W, वन इंस्ट्रक्शन इज टेकिंग 2 वर्ड्स, वन इंस्ट्रक्शन इज टेकिंग 2 वर्ड्स, तो दैट मीन्स अगली इंस्ट्रक्शन कहां पे होगी w+2 पे होगी ना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी एट w+2, इसलिए PC क्या होगा w+2 because it holds the address of the next instruction to be executed. जो ब्लॉक के अंदर स्टोर्ड होता है वो लिखते हैं। हाँ जी, चलो रिलेटिव से बेटर मैं आपको पहले थोड़ा बेटर क्वेश्चन देती हूँ। ये वाला करो 18 वाला। An instruction is stored at location 300 with its address field at location 301. So ये क्या कह रहा है कि ये मेमोरी है, 300 एड्रेस पे आपकी इंस्ट्रक्शन है, 301 पे एड्रेस फील्ड है। The address field has the value 400. तो PC क्या होगा 302। A processor register R1 contains 200. Evaluate the effective address if the addressing mode of the instructions are direct. चलो बताओ डायरेक्ट में इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा। What is the effective address in case of direct? नहीं, जहां 200 है नहीं। डायरेक्ट एड्रेस का मतलब क्या होता है जो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट में हो। इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट में 400 है ना, तो डायरेक्ट एड्रेस कितना होगा 400। हाँ, इमीडिएट में क्या होगा, इमीडिएट का मतलब है जो वैल्यू दी होती है एड्रेस पार्ट में वही वैल्यू ही है, तो वो किस पे पड़ी है 301 पे। तो 400 इज नॉट द एड्रेस, 400 इज टेकन एज द वैल्यू, पर वो किस एड्रेस पे है
301 पे, तो इफेक्टिव एड्रेस 301 हो गया और वो 400 वैल्यू ही होगी हमारी। ओके, रिलेटिव में बताओ, रिलेटिव मोड में क्या होगा इफेक्टिव एड्रेस? सिर्फ वशिष्ठ आंसर कर रही है, कोई और है ही नहीं आंसर करने वाला। रिलेटिव एड्रेस मोड में क्या होगा? रिलेटिव इज पीसी प्लस द एड्रेस पार्ट। पीसी कितना हो गया? 302। एड्रेस पार्ट में क्या है? 400। इसमें जो स्टोर्ड होता है वशिष्ठ, 302 आपकी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है और एड्रेस पार्ट में स्टोर्ड क्या है? 400। तो आपका एड्रेस कितना आएगा? 702। फिर है रजिस्टर इनडायरेक्ट। रजिस्टर इनडायरेक्ट में इफेक्टिव एड्रेस होगा 200, क्योंकि हमने रजिस्टर का नाम दिया लेकिन रजिस्टर में जो पड़ा है वो वैल्यू नहीं है, उसमें जो पड़ा है वो उस एड्रेस पे वैल्यू होगी, तो 200 आपका इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा। और अगर इसको हम इंडेक्स रजिस्टर मान लें तो फिर क्या होता है? एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्लस द इंडेक्स रजिस्टर, so it's going to be 600. आया समझ में? क्लियर है ये सबको कैसे हो रहा है? इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? सो कल हम 2 क्लासेस करेंगे। जो आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल है आर्किटेक्चर का अब हमने मेनली कवर कर लिया है, ठीक है, बट वी विल बी डूइंग इट साइड बाय साइड, पीवाईक्यूज करते रहेंगे। सो टुमारो वी विल बी डूइंग इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट रेफरेंस जो है वो हम कल करेंगे। और उसके साथ साथ कल से हम अपनी वेब की क्लासेस भी करेंगे, तो पीएचपी ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, ठीक है। कल आपकी 2 क्लासेस होंगी। एक क्लास तो नॉर्मल वही 1:30 वाले टाइम पे होगी, ठीक है। सो वी विल हैव 1 क्लास एट 1:30 जिसमें हम आर्किटेक्चर करेंगे, और फिर एक क्लास आपकी शाम को होगी लेटर इन द इवनिंग अराउंड 8:30 जिसमें हम पीएचपी करेंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके विद एवरीवन? सो अभी जब तक एग्जाम्स होंगे आई विल ट्राई टू हैव योर classes twice like this, once in the morning and once at night. Give me roti. Is it clear everyone? Roti, please. Okay.